न्यूज यू कैन यूज मीन्स आप उन खबरों को पढ़िए, उन खबरों को सुनिए जिनको आप यूज कर सकते हैं, मीन्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि आज के सोशल मीडिया के समय में बहुत सारी न्यूज आती रहती है, बहुत सी उनमें से फेक न्यूज होती है। तो आप उन न्यूज को चूज कीजिए जो कि आपके एग्जाम में उपयोगी हो सकती है, या उन न्यूज चैनल्स या उन न्यूज़पेपर को सिलेक्ट कीजिए जहां से आपको ऑथेंटिक न्यूज मिलती हो। ओके, अदरवाइज केवल टाइम वेस्टेज के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो अपने टाइम को सेव कीजिए और आगे बढ़िए। वेलकम। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट से चैप्टर नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए हम देख लेते हैं कि हम किन किन टॉपिक्स पे यहाँ डिस्कशन करेंगे। आई होप मेरी फोटो आपको क्लियर दिख रही होगी। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में जो पहला टॉपिक रहेगा वो तो डिजास्टर है। फिर देन क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर में हैजार्ड्स इन इंडिया, अर्थक्वेक, सोशल environmental consequences of earthquake, effect of earthquake and hazard mitigation, tsunami, tropical cyclone, structure of tropical cyclone, consequences of tropical cyclone, floods, consequences and control of the floods, drought, types of drought prone areas of India, consequences of droughts, landslide vulnerability zones, consequences of landslide mitigation and disaster management। तो ये सब टॉपिक्स यहाँ पे रहेंगे। तो आपका जो भी उपयोगी टॉपिक हो आप वहां से चैप्टर को देखना या समझना स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो में। ओके, इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही सारे टॉपिक बताए जिससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी कि सब सारे टॉपिक सीक्वेंस वाइज हैं, तो किसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा आप समझ जाएंगे। तो आप वहां से भी वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आइए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो आपको नेचर में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं उसमें भी दो कैटेगरी हैं। एक तो स्लो चेंजेस होते हैं, ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, और एक सडन चेंजेस होते हैं। ग्रेजुअल प्रोसेस जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म या लैंड फॉर्म्स का एवोल्यूशन, उद्भव, या सडन भी हो सकते हैं जैसे कि ज्वालामुखी का फटना, सुनामी का आना, भूकंप का आना और लाइटनिंग वगैरह, ठीक है, थंडर स्टॉर्म वगैरह, ये सब, ठीक है। अगर नेचर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सारी घटनाएं न्यूट्रल हैं, ना तो ये अच्छी हैं ना तो ये बुरी हैं। मगर अगर हम उसी जगह पे इंसान की पर्सपेक्टिव से देखें, ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये वैल्यू लोडेड है। क्यों? इनके आने से पहले हमें काफी अरेंजमेंट करना पड़ता है और इनके जाने के बाद भी हमें काफी अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो ये वैल्यू लोडेड है। कुछ इसमें से चेंजेस डिजायरेबल होते हैं जैसे कि सीजन का बदलना, फलों का पकना, और कुछ अनडिजायरेबल होते हैं जैसे कि भूकंप का आना, बाढ़ का आना या युद्ध छिड़ जाना। ओके, डिजास्टर आप किसको कहते हैं? क्या है डिजास्टर? डिजास्टर वही है जो कि अनडिजायरेबल है, ठीक है। डिजास्टर इज एन अनडिजायरेबल ऑकरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम फोर्सेस दैट आर लार्जली आउटसाइड ह्यूमन कंट्रोल, जो कि ह्यूमन के कंट्रोल से, ह्यूमन के नियंत्रण से बाहर है, ठीक है, जिसको कंट्रोल कर पाना। जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, ठीक है, चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ, युद्ध होते हैं, सीएफसी रिलीज होती है कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से, ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह, ओजोन, वाटर वेपर। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में भी कैटेगरी है जैसे कि नॉइज हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो ये सब डिजास्टर है, ठीक है, जो कि विच आर कॉज डायरेक्टली बाय ह्यूमन एक्शन, जो कि डायरेक्टली आप कह सकते हो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से आते हैं। ज्यादातर इसमें सारे की ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से है, 90% इनमें योगदान ह्यूमन एक्टिविटीज का है। तो इस कारण से गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एस्टेब्लिश किया, और एक समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है 1993 में। ओके, अर्थ समिट जिसको कहते हैं। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई है
डिजास्टर मैनेजमेंट पर 1994 में योकोहामा, जो कि जापान में है। ओके, तो इस तरीके से मीन्स बैठकें बुलाई गई स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद डिसीजन लिए गए और कई सारी पॉलिसी निकाली गई। ठीक है, अभी सबके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। यहाँ पे ये चीज देखने वाली है कि डिजास्टर और नेचुरल हजार्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेचुरल हजार्ड या डिजास्टर में क्या डिफरेंस है ये समझ लेते हैं। नेचुरल हजार्ड जो है वो एलिमेंट है ऑफ सर्कमस्टेंसेस का। ठीक है, इन नेचुरल इन्वायरमेंट दैट हैव द पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू पीपल और प्रॉपर्टी बोथ, जो कि लोगों की प्रॉपर्टी, संपदा और लोगों दोनों को ही मीन्स ह्यूमन बीइंग्स को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी और ह्यूमन बीइंग मतलब कि डेथ हो या बीमारी हो, इस तरीके से। These may be swift और परमानेंट एस्पेक्ट, ये तेजी से और हो सकता है कि परमानेंट ही रह जाए। ठीक है, इसका इम्पैक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव एनवायरमेंटल सेटिंग, जैसे कि लाइक करंट इन ओशन, कुछ चेंजेस हुए तो आज भी हमें कोल्ड करंट और वार्म करंट देखने को मिले ओशन में। ठीक है, या स्टीप स्लोप बन जाए कहीं पर क्रैक की वजह से, प्लेटों के क्रैक की वजह से। अनस्टेबल स्ट्रक्चर फीचर इन हिमालयाज जैसे हो गया, और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई इन डेजर्ट और ग्लेशिएटेड एरिया। तो ये सब कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि परमानेंट हो गई हैं। ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी को नुकसान तो पहुंचा रही है और ह्यूमन बीइंग्स खुद को भी, इन लोगों को भी काफी नुकसान पहुंचा रही है। अगर हम डिजास्टर की बात करें, ये नेचुरल हैजार्ड के कंपैरिजन में सडन होता है, अचानक से होता है और काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है। ठीक है, जैसे कि डेथ हो, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्टर्बेंस ऑफ सोशल सिस्टम, लाइफ। ओके, जिन चीजों पर इंसानों का बहुत ही कम या ये कहें कि बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये कुछ समय के लिए आती है और काफी बड़े स्केल पे इंपैक्ट डालती है। ओके, अब जब किसी की डेथ हो गई इस नेचुरल डिजास्टर की वजह से, तो उसको तो दोबारा नहीं लाया जा सकता, तो इस तरीके से बिग इंपैक्ट पड़ते हैं। ओके, ये देखा गया है कि जो नेचुरल डिजास्टर की वजह से डैमेज होते हैं उनको हमने मीन्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव देखे हैं उन चीजों के। ठीक है, जो कि बियॉन्ड है द मीन्स ऑफ एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी एक नेशन की कैपेबिलिटी और जो भी उसके पास साधन है उससे बहुत बड़ी है ये डैमेजेस। ठीक है, तो सारे नेशनों ने इसी वजह से सोचा कि हम लोग अकेले अकेले नहीं लड़ सकते, अगर हमें इन सब चीजों को कर्ब करना है तो हमें साथ में आना होगा। ठीक है, दिस इशू वाज रेड एज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1989। इस कारण से ये इशू रेज किया गया 1989 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, और फाइनली इसको फॉर्मलाइज्ड किया गया वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में, जो कि 1994 में योकोहामा में हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। इस कारण से इसे हम योकोहामा स्ट्रेटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शन फॉर सेफर वर्ल्ड भी कहते हैं। ठीक है, योकोहामा स्ट्रेटेजी एंड प्लान ऑफ एक्शन फॉर सेफर वर्ल्ड। अगर हम नेचुरल डिजास्टर को क्लासिफाइड करें तो 4 कैटेगरीज में होंगी, जैसे कि यहाँ पे समझिए। एक हो गए एटमॉस्फेरिक, फिर टेरेस्ट्रियल, फिर एक्वाटिक एंड बायोलॉजिकल। एटमॉस्फेरिक में क्या क्या आएंगे, जैसे कि ब्लिजार्ड, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, टॉर्नेडो, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ड्राउट, हेल स्टॉर्म, फ्रॉस्ट, हीट वेव्स और लू और कोल्ड वेव एक्सेट्रा, ये सब आएंगे एटमॉस्फेरिक में। आपको मैं ब्लिजार्ड दिखा देता हूँ, बाकी तो आपने देखे भी होंगे टीवी चैनल्स में और समझे भी होंगे। ये देखिए, ये ब्लिजार्ड, ये ब्लिजार्ड है क्या, ये एक्सट्रीम स्नो स्टॉर्म्स हैं।
ठीक है, जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग और कांस्टेंट विंड के साथ आते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम स्नो स्टॉर्म, बहुत ही तेजी से बर्फ का गिरना कह रही है, तूफानी बर्फबारी। ओके ना, टेरेस्ट्रियल में क्या क्या आएंगे? टेरेस्ट्रियल में आएंगे अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, अवलांचेस, सब्सिडेंस या और सॉइल इरोजन। ठीक है, वहीं पे एक्वाटिक में फ्लड्स आ जाएंगी, टाइडल वेव्स आ जाएंगी, ओशियन करंट्स आ जाएंगी, स्टॉर्म सर्ज हो जाएंगे और सुनामी आ जाएंगी। ठीक है, बायोलॉजिकल में प्लांट्स एंड एनिमल एज कोलोनाइजर। ठीक है, जैसे कि लोकॉस्ट हो गए। ठीक है, ये सब इन्फेक्शन या ये कह लें कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इनकी वजह से जो डैमेजेस होते हैं। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं, वायरल डिसीजेस हो सकती हैं, जैसे कि बर्ड फ्लू, डेंगू, ये सब। तो ये बायोलॉजिकल डिजास्टर में आती हैं चीजें। तो 4 कैटेगरी हैं, फर्स्ट एटमॉस्फेरिक, सेकंड टेरेस्ट्रियल, थर्ड एक्वाटिक एंड फोर्थ बायोलॉजिकल। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछता है कि नेचुरल डिजास्टर को कैटेगराइज कीजिए तो आप इन 4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक और बायोलॉजिकल। आगे देख लेते हैं, योकोहामा स्ट्रेटेजी एंड इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, IDNDR, ये क्या है? क्या हुआ कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर थे और अदर स्टेट से, ये सब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में मिले आकर, जो कि नेचुरल डिजास्टर को रिड्यूस करने के मकसद से बुलाई गई थी। कहाँ? योकोहामा में 23 टू 27 में 1994 को। इस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में कुछ रेजोल्यूशन लिए गए। ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। पहला है, it will note that each country has a sovereign responsibility to protect its citizen from natural disaster। ठीक है, हर एक देश की अपनी संप्रभु जिम्मेदारी होगी, उत्तरदायित्व होगा अपने देश के नागरिकों को नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा से बचाने का। ओके, कोई भी अन्य देश मींस पहल नहीं करेगा, पहले उसी देश को कदम उठाने होंगे। इट विल गिव प्रायोरिटी अटेंशन टू द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ये डेवलपिंग कंट्रीज को प्रायोरिटी देंगे, particularly the least developed and landlocked country and small island developing state। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज किनको प्रायोरिटी देगी? अगर ये देश खुद से नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि जो लीस्ट डेवलप्ड है, जो कि लैंडलॉर्ड कंट्री है, नेपाल वगैरह हो गया। ठीक है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, तो इन सबों को मदद कौन दे सकता है? डेवलपिंग कंट्री दे सकती है। इससे क्या होगा? इट विल डेवलप एंड स्ट्रेंथन नेशनल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। इससे उन देशों की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि अन्य देशों की मदद मिल रही है। वेयर एप्रोप्रिएट नेशनल लेजिस्लेशन फॉर नेचुरल एंड अदर डिजास्टर प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, इंक्लूडिंग मोबिलाइजेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। काफी लंबा सेंटेंस है। तो अगर किसी देश को अपनी स्ट्रेंथ या कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो उसको कुछ इस तरीके से कदम उठाने होंगे। फॉर नेचुरल एंड अदर डिजास्टर प्रिवेंशन, मिटिगेशन करे, प्रिपेयर्डनेस रखे, मोबिलाइजेशन हो किनका? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, एनजीओ वगैरह का, और लोकल कम्युनिटीज का भी पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो, तो वो नेशन अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज को बड़ी आसानी से बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये इन देशों को इन सब जो एम्स में है, इसको बहुत ध्यान से समझना और इस पे आगे बढ़ना होगा। It will promote strength sub-regional, regional and international cooperation in activities to prevent, reduce, mitigate natural and other disaster। तो ये क्या करेंगे? जो रेजोल्यूशन है लिए गए थे, it will promote and strength sub-regional and regional and international cooperation। जो भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन है
या रीजनल बेसिस पे हैं या सब रीजनल बेसिस पे हैं, ठीक है, तो उनको प्रमोट करेंगे और उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, जिससे कि इस तरीके के नेचुरल या अदर डिजास्टर मिटिगेट किए जा सके और रिड्यूस किए जाए। ठीक, इस प्रोसेस में किन किन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, मानव या इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग और एंड स्ट्रेंथनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी, कलेक्शन किया जाएगा, प्रसार किया जाएगा और यूटिलाइज किया जाएगा, किसको, इंफॉर्मेशन को, ठीक है, इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजिकली शेयर किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा, प्रसार किया जाएगा और उसका यूटिलाइज किया जाएगा, मींस उस इंफॉर्मेशन का कैसे हम यूज में ला सकते हैं, उन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, और रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाएगा। अगर आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं तो एक जगह से दूसरी जगह तक उनको पहुंचाया जा सके। ओके, अगर इंडिया में नेचुरल डिजास्टर और हजार्ड की बात करें, आप जानते हैं कि इंडिया बहुत ही बड़ा देश है, वास्ट एंड डाइवर्स इन टर्म ऑफ फिजिकल एंड सोशियो कल्चरल एट्रीब्यूट्स, चाहे वो भौतिकी के आधार पर ले ले या कल्चर के आधार पर, सामाजिक सांस्कृतिक मीन्स संस्कृति के आधार पर अगर हम ले लें तो बहुत ही बड़ा देश है, ठीक है, इतना ज्यादा वैरायटीज अदर कंट्रीज में आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन पर्सपेक्टिव से हो चाहे नेचुरल पर्सपेक्टिव से हो। ओके, अब उन सब चीजों पे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले अर्थक्वेक पे बात करते हैं। आप जानते होंगे कि अर्थक्वेक इज आर टेक्टोनिक ओरिजिन है, इसका टेक्टोनिक ओरिजिन मतलब कि प्लेटों को खिसकने की वजह से होता है, ठीक है, काफी डिवास्टेटिंग हो सकता है एंड देयर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इज आल्सो क्वाइट लार्ज, जो इफेक्ट होता है वो काफी ज्यादा एरिया तक, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं आप। ओके, इसमें होता क्या है कि अर्थ के अंदर प्लेटों का मूवमेंट होता रहता है, ठीक है, जो कि सडन रिलीज ऑफ द एनर्जी ड्यूरिंग द टेक्टोनिक एक्टिविटीज, ठीक है, जहां पर एनर्जी सडन अचानक से ही रिलीज होती है टेक्टोनिक एक्टिविटीज प्लेटों को खिसकने से, कहां पर, अर्थ की क्रस्ट पर, ठीक है, और इससे और भी चीजें जुड़ी हुई हैं अर्थक्वेक से। हो सकता है कि प्लेटों को खिसकने की वजह से जो अंदर का लावा है, मैग्मा है, वो इरप्ट हो, बाहर आ जाए, ठीक है, जिसको हम वॉल्केनिक इरप्शन कह देंगे। हो सकता है कि चट्टानें टूट के गिरने लगे, लैंडस्लाइड हो जाए, सब्सिडेंस हो जाए, धंस जाए, ठीक है, ज्यादातर माइनिंग एरियाज में जहाँ पे खनन ज्यादा होता है, या फिर उन जगहों पे जहाँ पे डैम या रिजर्वर बने हुए हैं, ठीक है, तो अर्थक्वेक की वजह से जिस भी एरिया में आ रहा है तो वहां पे हम देख सकते हैं कि अगर इस तरीके की चीजें उपलब्ध है जैसे डैम या रिजर्वर, तो उनपे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और या तो फिर लैंडस्लाइड हुई हो, सब्सिडेंस हुआ हो, ठीक है, तो देखिएगा कि आप जहां पर भी हैं, जिस भी जगह पे हैं इस समय, तो वहां पे देखिए क्या कभी अर्थक्वेक आया है, और अगर अर्थक्वेक आया है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इंडिया की प्लेट जो है, इंडियन प्लेट, वो लगातार खिसक रही है, अगर हम एवरेज देखें तो 1 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से, ठीक है, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में, इस तरीके से अगर हम डिवाइड करें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, कह सकते हैं आप तिब्बत की तरफ आगे की ओर बढ़ रही है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इस प्लेट के मूवमेंट से क्या होगा कि कॉन्स्टेंटली ऑब्स्ट्रक्ट बाय यूरेशियन प्लेट, ये जो ऊपर की यूरेशियन प्लेट है, ये आप देखिए, मैं मैप में दिखा देता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये इंडिया है, ठीक है, ये प्लेट अगर मूव कर रही है ऊपर की तरफ, चाइना की तरफ या तिब्बत की तरफ, तो यहाँ पे जो यूरेशियन प्लेट है वो इसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रही है, ठीक है, रुकावट का काम कर रही है,
ओके, इधर आपको चाइना, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब इधर मिल जाएंगे, किर्गिस्तान। ठीक है, तो ये सब यूरेशियन प्लेट के अंडर में आते हैं। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन का काम करती है। तो उसके कारण होता है क्या है कि जब इंडियन प्लेट इस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ रही है और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है मौजूद है पहले से ही, तो या तो इस तरीके से इससे टकरा के ऊपर उठ जाएगी, ठीक है, जो माउंटेन्स वगैरह या नीचे सब साइड से हो जाएगी, धस जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन हो सकती है। इसी कारण से अगर फोल्डिंग होने लगती है इनमें, तो इस तरीके से माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर जो कि हिमालय उसका बेस्ट एग्जांपल है। कुछ अर्थ साइंटिस्ट इस डिसीजन पे आए हैं और एक थ्योरी दी है, इमरजेंस ऑफ फॉल्ट लाइन। ठीक है, फॉल्ट लाइन की इमरजेंस के विषय में इन्होंने एक थ्योरी दी है। एंड एनर्जी बिल्ड अप along the fault line represented by the river भीमा, कृष्णा, जो कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी कह लें आप, नियर लातूर एंड उस्मानाबाद, शायद उस्मानाबाद है मे बी, अगर यहाँ पे डी मिस्ड है तो। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पर आपको फॉल्ट लाइन काफी देखने को मिलेगी, थ्योरी ऑफ इमरजेंस ऑफ फॉल्ट लाइन, और जो कि एनर्जी बिल्डअप अलोंग द फॉल्ट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, आपको इन एरिया में जहाँ भीमा रिवर फ्लो होती है, ठीक है, लातूर के एरिया के पास या उस्मानाबाद महाराष्ट्र के पास, यहाँ पे आपको फॉल्ट लाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस पे भी काफी रिसर्च हुई है। ये क्या है, ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ इंडियन प्लेट, जो इंडियन प्लेट को तोड़ा है जिसने, ठीक है, फॉल्ट लाइन वहीं से आपको ब्रेक मिलेगी। तो इस पे कई सारे इंस्टीट्यूट ने रिसर्च भी करी है। आगे कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि नेशनल जियोफिजिकल लेबोरेटरी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, along with recently formed नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इन्होंने एक इंटेंसिव एनालिसिस करी है अर्थक्वेक के विषय में, ठीक है, जो कि इंडिया में आते हैं अलग अलग सालों में, या पीछे आ चुके हैं, उन सब पे इन्होंने स्टडी करी। तो इस स्टडी के बेस पे उन्होंने इंडिया को के अर्थक्वेक जोन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्या है वो 5 पार्ट्स? एक तो है वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, सेकेंड है हाई डैमेज रिस्क जोन, थर्ड मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन, देन लो और देन वेरी लो। ठीक है, और जो इसके अलावा की जो जगह है वो सेफ है काफी। ठीक है, कंसिडर सेफ आर फॉर्म फ्रॉम द स्टेबल लैंडमार्क्स कवर्ड अंडर द डेक्कन प्लेटू, और जो डेक्कन प्लेटू के अंतर्गत आती हैं जितने भी लैंडमार्क, वो काफी सेफ माना जाता है। गिव मी अ सेकंड। ये तो अर्थक्वेक हमने समझा, इसके सोशियो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। ये केवल डैमेज नहीं करते सेटलमेंट्स को, जहां ह्यूमन सेटलमेंट्स है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इंडस्ट्रीज है, बल्कि और भी विकास की गतिविधियों पे इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे कि ये पॉपुलेशन को लूट लेते हैं, कैसे? मटेरियल बर्बाद हो जाते हैं, उनके घर में जो भी चीजें मौजूद होती हैं या जो भी आज तक उन्होंने कमाया है, उसकी वजह से जो भी चीजें उन्होंने बनाई है वो सब डैमेज हो जाता है। ठीक है, जो भी उन्होंने आज तक सामाजिक सांस्कृतिक तरीकों से जो भी चीजें पाई हैं या आसपास के एरिया में डेवलप्ड की हैं, क्योंकि जो भी जहाँ पे जिस भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं आसपास के एरिया में वैसी चीजें बना देते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ठीक है, गिरजाघर, ये सब, पेड़ पौधे या इस तरीके के कल्चर या वेशभूषा, ये एक एरिया में वो डेवलप कर देते हैं वहाँ का कल्चर। ठीक है, आपको किसी भी एरिया में जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ आसपास देखिएगा
एक यूनिक चीज मिलेगी कि कुछ ना कुछ कॉमन होगा सब में, ठीक है, जो कि ज्यादा आपको मिलेगा। तो जरा समझिएगा कि क्या क्या चीजें उस एरिया में आपको खास दिखी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। दे हैव प्रिजर्व्ड ओवर जनरेशन, जो उन्होंने काफी जनरेशनों से, ठीक है, पूर्वजों से बचाते चले आए हैं। इस तरीके की नेचुरल डिजास्टर जो सडन आती है वो सब बर्बाद करके चली जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा केवल आज की बनाई हुई चीजों पे नहीं, उन चीजों पे इम्पैक्ट डालती हैं ये सब नेचुरल हैजार्ड जो कि बहुत काफी पुरानी जनरेशनों से संजोते आए हैं। हम सपोज दैट कोई बहुत पुराना मंदिर है, ठीक है, खजुराहो वगैरह चले जाएं या अदर जगहों पे चले जाएं, ठीक है, और वहां पे उस एरिया में सपोज दैट अर्थक्वेक आ गया तो वो सब डैमेज हो जाएगा। ओके, तो जनरेशन से जो हम सजो के चले आ रहे हैं वो सारी चीजें एक झटके में सब बर्बाद। ओके, आगे देखते हैं ग्राउंड लेवल पे इसका इफेक्ट क्या होता है। जैसे कि फिशर्स बन जाते हैं, ठीक है, फिशर सेटलमेंट, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ फिशर्स क्या होता है। ये है फिशर्स, ठीक है, इतने गहरे गहरे मीन्स दरारें आप कह सकते हैं, ठीक, जिनमें अंदर जाना इंसान भी सोचता है कई बार कि अंदर जाए कि ना जाए, इतने गहरे हो सकते हैं और ठीक कभी भी ये ब्रेक हो सकते हैं, फ्रेजाइल होते हैं काफी। लैंडस्लाइड पे इफेक्ट डालती है, लैंडस्लाइड होती है, लिक्विफिकेशन हो सकता है, अर्थ प्रेशर हो सकता है, पॉसिबल चेन इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मैन मेड स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट डालेगी, जैसे कि क्रैकिंग, स्लाइडिंग, ओवरटर्निंग, बकलिंग एंड कोलैप्स। बकलिंग क्या चीज है, बकलिंग ये देखिए, ये है बकलिंग। मीन्स इस तरीके से हमें दबाव देखने को मिलता है कि ऊपर से किसी चीज का ऐसा लग रहा है कि दबाव डाला गया तो ये टेढ़ा हो गया, ठीक है, ये बकलिंग है। तो ये किसी भी बॉडी के मीन्स बिल्डिंग की बॉडी को डैमेज कर देती है इस तरह की बकलिंग। पूरी तरीके से तो नहीं टूटती मगर टेढ़ी हो जाती है, जो कि रियलिटी में अगर हम समझे तो वो बेकार ही हो गई, वहां पे फिर से हमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये काफी समय तक टिकेगी नहीं। पॉसिबल चेन इफेक्ट भी हो सकते हैं वाटर्स में, जैसे कि वेव्स क्रिएट होती हैं, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर जनरेट होते हैं, ठीक है, सुनामी आ सकती है, ये सब है और पॉसिबल चेन इफेक्ट है इसके। ये देखिए अब कुछ हाई डैमेज एरिया और कैटेगरी जो 5 डिवाइड करी उनको देख लेते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा इंडिया के किस पार्ट में आप रह रहे हैं और वो किस जोन के अंतर्गत आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ओके, वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन ये हो गए। ओके, ये नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन, गुजरात का कच्छ वाला एरिया, ये सब आएगा वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन में। ओके, जो और एक दूसरी कैटेगरी है जो कि हाई डैमेज रिस्क जोन में आएगी। हाई डैमेज रिस्क जोन जैसे कि ये, ठीक है, थोड़ा कलर लाइट है, ये सब एरिया जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तराखंड का तो काफी पार्ट वेरी हाई में आएगा, ठीक है, कुछ पार्ट छूट जाएगा वो हाई में आएगा। फिर यूपी का कुछ भाग, ये बिहार का नॉर्थर्न पार्ट, ठीक है, जो वेरी हाई रिस्क जोन है, जो कच्छ का उससे लगा हुआ ही सटा हुआ है, ये हाई डैमेज रिस्क जोन भी है, ठीक है। तो ये सारी हैं। मॉडरेट में क्या आएगा, ऑल लाइट कलर हो जाएगा, ठीक है, यूपी का, बिहार का एरिया, एमपी का एरिया हो गया, महाराष्ट्र का कुछ एरिया होगा, राजस्थान का एरिया होगा, गुजरात का एरिया होगा, ये कोस्टल एरिया हो गया, इधर का कर्नाटक का, केरल का, ये सब आंध्रा का कुछ पार्ट हो गया कोस्टल का, ठीक, ये वेस्ट बंगाल का पार्ट हो गया। लो डैमेज एरिया में क्या क्या आएंगे, लो डैमेज एरिया में ये इस तरीके से राजस्थान, और ये आपको यहाँ पे यूपी का पार्ट, एमपी का कुछ पार्ट, राजस्थान का कुछ पार्ट, यहाँ पे उड़ीसा का कुछ, ओके, झारखंड का कुछ पार्ट, और ये सब यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक,
केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, ये सब कुछ पार्ट आ जाएगा लो डैमेज रिस्क जोन में। वेरी लो में मैंने बताया था कि डेक्कन का प्लेटू, ठीक है, ये सेंट्रल हाईलैंड वगैरह, और ये उड़ीसा का कुछ भाग, ये सब जो प्लेन एंड लैंड एरिया है वहां पे और बीचों बीच में, ठीक है, वो सब वेरी लो डैमेज रिस्क जोन में आएंगे। और देख लेते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया था फिशर, वो कैसे डेवलप्ड होता है, सरफेस सिस्मिक वेव्स की वजह से, ठीक है, कहां पर, अर्थ की क्रस्ट पर, अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जहां से क्या होता है इन फिशर्स से वाटर और अदर वोलेटाइल मटेरियल बाहर आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, यहां से एक सेकेंड जी। इनंडेटिंग एंड नेबरिंग एरियाज, और ये आसपास के एरियाज को भी अफेक्ट करने लगते हैं, भाई जो भी इनके सराउंडिंग में आएगा एरिया वो सब अफेक्टेड हो जाएगा, ओके, ये सारा एरिया। अर्थक्वेक की हमने बात करी, मगर अब हमें सोल्यूशन भी चाहिए। अर्थक्वेक तो आता है सभी जानते हैं, मगर सिर्फ जानना ही काफी नहीं होगा, हमें इसको के सोल्यूशन के लिए भी कदम उठाने होंगे, ठीक है। अर्थक्वेक हजार्ड मिटिगेशन कैसे होगा, अगर हमें इन सब चीजों पे को कम करना है, रोक तो सकते नहीं क्योंकि नेचुरल चीजें हैं, किसी भी हालत में आप नहीं रोक सकते, मगर इनको कम जरूर किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम प्रिपेयर्डनेस पे अगर इनकी ध्यान दें, मीन्स पहले से ही तैयार रहें, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा बेहतर होंगे मेजर्स से, ठीक है। मेजर्स तो बाद में लिए जाएंगे, कदम बाद में उठाए जाएंगे जो भी सुधार किए जाने हैं, मगर उससे पहले ही हम तैयार रहें तो इनके इम्पैक्ट को काफी कम किया जा सकता है, ओके। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर स्टैब्लिश कर सकते हैं, या इनको हम सिस्मोलॉजिकल सेंटर भी कहते हैं। जीपीएस का यूज कर सकते हैं जिसका फुल फॉर्म जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम है, जो कि काफी मदद करेगा इस बात की मॉनिटरिंग करने में कि टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट कैसा चल रहा है, ठीक है। अगर मूवमेंट हमें जीपीएस के थ्रू पता चल जाए तो ये बहुत ही आसान होगा कि हम उस एरिया से उन लोगों को हटा दें, ह्यूमन सेटलमेंट को हटा दें अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन आने से भी पहले ही, तो हम ये डैमेज को काफी कम कर सकते हैं, क्योंकि केवल प्रॉपर्टी का डैमेज होगा, ह्यूमन बीइंग्स को हम बता सकते हैं और ह्यूमन बीइंग अपने साथ काफी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है उनको भी ले जा सकते हैं, ठीक है। और एक काम किया जा सकता है, एक वनरेबिलिटी मैप तैयार किया जाए कंट्री का, ठीक है, जहां पे इस तरीके के नेचुरल डिजास्टर अक्सर आते रहते हैं, तो एक कॉमन फिनोमेना बन जाता है कि काफी कम चांसेस हैं कि वहां पे सेटलमेंट किया भी जाए या कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की भी जाए, ठीक है। और रिस्क इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, चाहे वो चाइल्डहुड में बच्चों को समझाया जाए एजुकेशन के माध्यम से, या नुक्कड़ नाटक करके, या अदर टेलीविजन टेलीकास्ट से, या रेडियो में प्रसारित करके लोगों तक चीजें ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना ज्यादा वो कदम उठा पाएंगे सही डायरेक्शन में, ओके। और भी बहुत सारे सोल्यूशन है, जैसे कि हम अपने घर को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग को की डिजाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि ऐसे एरिया में बनाए जा रहे हैं जो कि वनरेबल हैं, ओके। जैसे कि हमने अब सुनते हैं कि बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें बनी हैं जो कि अर्थ के मींस मिनिमम इम्पैक्ट को झेल सकती है, ठीक है। और लास्ट में हम ये कहें कि चीजों को मैंडेटरी कर दिया जाए टू अडॉप्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन, अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होनी चाहिए, ऐसी डिजाइन की बिल्डिंग तैयार कीजिए, ठीक है। और बहुत ही हल्के मटेरियल का यूज करें कंस्ट्रक्शन के समय, जिसमें कि अगर डैमेज भी हो या बिल्डिंग इधर या उधर किसी भी डायरेक्शन में गिरे, ठीक है, तो आसपास के एरिया में इतना ज्यादा डैमेज ना क्रिएट हो,
ठीक है। जैसे अर्थक्वेक है, अब और समझ लेते हैं नेचुरल डिजास्टर के बारे में। सुनामी, अगर सी फ्लोर में अर्थक्वेक आता है या वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, तो क्या होगा, सडन ही अचानक ही वाटर का, ओशन वाटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। हो सकता है कि ये वर्टिकल वेव हो, वर्टिकल वेव उठे, ठीक है, जिसको हम सुनामी कहते हैं या हार्बर वेव्स कहते हैं, ठीक है, या सिस्मिक सी वेव्स कहते हैं। आफ्टर इनिशियल डिस्टरबेंस, कि एक इनिशियल डिस्टरबेंस ओशन में अंदर में क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद वेव्स उठी और इन्हीं वेव्स को, काफी हाई वेव्स होती हैं, ठीक है, इन्हीं को ही हम सुनामी कहते हैं। सुनामी के और भी नाम है, जैसे कि हार्बर वेव्स हो गया, हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछे, और सिस्मिक सी वेव्स हो गया। कुछ अंतर नहीं है, सब एक ही चीज है। इस तरीके से वेव्स आने के बाद ये ऑक्सीलेट होने लगती हैं इस तरीके से, हाई क्रस्ट और लो ट्रो इस फॉर्म में, हाई क्रस्ट लो ट्रो, हाई क्रस्ट लो ट्रो, इस तरीके से वेव आप जानते हैं कि ऐसे ही मूव करती है आगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द वाटर लेवल, वाटर लेवल को रिस्टोर करने के लिए इस तरीके से हाई क्रस्ट और लो ट्रो में चलने लगती है, ठीक है। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था, अगर आप नहीं थे तो वहां जाके आप देख सकते हैं वीडियो, ओके। बाय विद फिगर मैंने समझाई है चीजें। अगर जो वेव की स्पीड है, अगर आपको ये समझना है, ठीक है, कि किस स्पीड से होगी, तो ये डिपेंड करता है कि जो वाटर की डेप्थ है वो कितनी है ओशन में, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है कि वेव की स्पीड कितनी होगी। अगर सैलो वाटर है तो वहां पर स्पीड काफी ज्यादा तेज होगी कंपैरिजन में जो जहां पर डीप ओशन होगा, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ सुनामी इज लेस ओवर द ओशन एंड मोर नियर द कोस्ट। जो सुनामी का इम्पैक्ट होता है वो ओशन में तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही कम होता है, हालांकि होगा भी तो अगर पढ़ भी रहा होगा तो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। मगर ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ जैसे लैंड एरिया में आती तब हमें समझ में आता है, दिखता है, क्योंकि हमें यहाँ पे डैमेज दिख रहा है, ठीक है। ओशन में उठने वाली लहरें उठती हैं और फिर नीचे गिरती हैं, वो कितना इम्पैक्ट डाल रही है हम नहीं समझ पाते, ठीक। और कोस्टल एरिया में जैसे वो पहुंचती हैं, डिवास्टेशन बनती हैं, वैसे हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है, लार्ज स्केल डिवास्टेशन, ठीक है। जैसे कि शिप है, कोई पानी का जहाज, वो ज्यादा इफेक्टेड नहीं होगा सुनामी की वजह से। क्यों? इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट अ सुनामी इन अ डीपर पार्ट ऑफ द ओशन, क्योंकि जो अगर यहाँ पे इस तरीके से शिप जा रहा है, ठीक है, आप जान रहे हैं कि वेव्स उठी हैं, ठीक, मगर जो नीचे वाली वेव्स हैं इस ये आप जानते हैं कि हाई क्रेस्ट और लो ट्रो इस तरीके से चलेंगी, ठीक है। तो ओशियन में इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता और ओशन में ही ये शिप है। जब ये लैंड एरिया की तरफ आती हैं, ठीक है, तब ये और ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने लगती है, ठीक है। तो ये कुछ ऊंचाई तक ही उठेगा सिर्फ, और फिर नीचे आ जाएगा, फिर उठेगा, फिर नीचे आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक ना। ये होता क्यों है? ओवर डीप वाटर द सुनामी हैज वेरी लॉन्ग वेव्स लेंथ, क्योंकि डीप वाटर जहां पे होगा वहां पे सुनामी की जो लहरें होंगी वो काफी लंबी लंबी होंगी, मीन्स क्या कहें कि जो क्रस्ट होंगे और ट्रो होंगे वो उनकी दोनों की ना तो हाइट ज्यादा होगी ना गहराई ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस कारण से शिप को भी वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उठा पाते हैं। एंड लिमिटेड वेव हाइट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक लिमिटेड ही वेव की हाइट होगी,
ज्यादातर शिप को ये 1 या 2 मीटर के आसपास ही उठा पाएगी, ठीक है। और ये अगर 1-2 मीटर तक उठाती भी है तो इसको उठाने में भी काफी टाइम में लगता है, क्योंकि अब जो क्रस्ट और तो बन रहे हैं वो इस तरीके से, ठीक है। तो ये काफी लंबे लंबे पड़ रहे हैं, तो इस वजह से टाइम लगता है दूसरी क्रस्ट को आने में, तो ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा आपको। ये मीन्स डीप अंडरस्टैंडिंग है। ये कभी कदार आपसे एक मेंस में पूछ सकते हैं कि उस सी में अगर शिप है या सी में ये ज्यादा इम्पैक्ट क्यों नहीं डालती सुनामी, ठीक है। क्योंकि वेवलेंथ जो होगी, सुनामी हैज अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ ओवर अ डीप वाटर, ओके। आपको सुनामी ज्यादा उन एरियाज में मिलेगी जो कि पैसिफिक रिंग के अंडर में आते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंडर, ठीक है। आपने हो सकता है कि शायद मूवी देखी हो रिंग ऑफ फायर, तो उसी से समझ लीजिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ये। जिनके कोस्ट काफी लंबे हों, जैसे कि अलास्का, जापान, फिलीपींस एंड अदर आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो अलास्का, जापान और फिलीपींस आइए हम देख लेते हैं कहाँ पे है। ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ओके। हालांकि ये है अलास्का, जापान इधर है, ठीक है। मगर हम आपको पॉलिटिकल मैप समझा देते हैं, ठीक है। ये है अलास्का, ओके। ये है जापान और ये है फिलीपींस, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और कुछ साउथ ईस्ट एशिया के नेशन हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड इंडिया। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये इंडोनेशिया का एरिया है, ठीक है। ये मलेशिया है, यहाँ पे बर्मा कह लीजिए या म्यांमार कह लीजिए, ठीक है। ये इंडिया है, आप जानते हैं, और ये श्रीलंका है, ठीक है। तो इन जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। इंडिया हैज वॉलंटियर्ड टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम। इंडिया ने अपनी इच्छा से ही इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम को ज्वाइन किया था दिसंबर 2004 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि इंडिया मेंबर है कि नहीं है इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम का, ओके। अर्थक्वेक, सुनामी, नाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में, तो वन बाय वन एक एक चीजों को हम समझ रहे हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम बात करें, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये ज्यादा इंटेंस होंगे या इनमें ज्यादा पावर होगा जहां पे लो प्रेशर एरिया होगा, ठीक है। और वो लो प्रेशर एरिया 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में आना चाहिए। अगर ये अर्थ है तो इस तरीके से ये 30 डिग्री नॉर्थ की लैटिट्यूड है, ठीक है, और ये 30 डिग्री साउथ की लैटिट्यूड है, तो इसके बीच में आना चाहिए क्या, लो प्रेशर एरिया, ठीक है। इन द एटमॉस्फेयर अराउंड विच हाई वेलोसिटी विंड्स ब्लो, और हाई वेलोसिटी की विंड्स ब्लो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हम हॉरिजेंटली देखें तो ये 500 to 1000 किलोमीटर तक होगा, ठीक है। अगर हम वर्टिकली देखें तो 12 to 14 किलोमीटर तक होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन या जिसको हम हरिकेन भी कहते हैं, वो हीट इंजन की तरीके हैं, और जिनको एनर्जी कहां से मिलती है, लेटेंट हीट की वजह से, ठीक है। रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑन अकाउंट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर, जो मॉइस्चर का कंडेंसेशन होता है, तो लेटेंट जो हीट रिलीज होती है लेटेंट हीट के माध्यम से, ये साइक्लोन ऑब्जर्व करते रहते हैं, ठीक है। और ये विंड गैदर हो जाती है आफ्टर मूविंग ओवर द ओशन एंड सीज, ठीक है। गैदर होती है और इस तरीके से फ्लो होने लगती है। ये देखिए रिंग ऑफ फायर है ना, मैंने आपको शायद दिखाया होगा ये अभी, ठीक है।
ये सब है, फिलीपींस वगैरह का ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ये सब आता है ना। आगे देख लेते हैं साइक्लोन के बारे में। कुछ कंडीशन है जिस कारण से ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसी घटनाएं होती है। अगर लार्ज और कॉन्टिन्यूअस सप्लाई होती रहे किसकी, वार्म और मॉइस्ट एयर की, नमी हो एयर में और गर्म भी हो, ठीक है, दैट कैन रिलीज इनॉर्मस लेटेंट हीट, और वो काफी मात्रा में लेटेंट हीट को क्या करेगी, रिलीज करेगी। और क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए जो बचाएगा, कैन प्रिवेंट फीलिंग ऑफ लो प्रेशर एट द सेंटर, ठीक है। Absence of Coriolis force near the equator prohibit the formation of tropical cyclone between 0 degree to 5 degree latitude। आप जानते हैं कि इस लैटिट्यूड में ये तो इक्वेटर है, ठीक, 0 डिग्री, और इससे ऊपर 5 डिग्री या इससे नीचे 5 डिग्री, ठीक, इस एरिया में आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स का इम्पैक्ट नहीं होता इस एरिया में, तो ध्यान रखिएगा। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का आने का सब एक और बड़ा कारण कोरियोलिस फोर्स भी है, ठीक है। अनस्टेबल कंडीशन हो थ्रू द ट्रोपोस्फेयर दैट क्रिएट लोकल डिस्टर्बेंस अराउंड द विच अ साइक्लोन डेवलप्स, ठीक है। अनस्टेबल कंडीशन हो कहां पर, थ्रू ट्रोपोस्फेयर, जो कि आप जानते हैं कि मैंने बताया था कि अगर ये सरफेस तो इसके ऊपर की ट्रोपोस्फेयर और उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हो, जिसके कारण से लोकली स्तर पर या स्थानीय स्तर पर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है और साइक्लोन डेवलप होते हैं। अंततः absence of strong vertical winds wedge which disturb the vertical transport of the latent heat, ठीक है। अगर ये वर्टिकल वेज डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, वो इस कारण से लेटेंट हीट की वजह से साइक्लोन और मजबूत होता जा रहा था। अगर ये साइकिल ब्रेक हो जाती है या कहीं से मीडियम ब्रेक हो जाता है तो वहीं से ही साइक्लोन शांत होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसी कारण जैसे ही लैंड एरिया पे पहुंचता है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन खत्म होने लगता है, क्योंकि जो उसकी ब्रांच थी या कनेक्शन था लेटेंट हीट मिलने का मॉइस्चर एयर से, वो खत्म होने लगता है, कनेक्शन ब्रेक हो गया, ठीक है। तो अब वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा, ओके। तभी ये कहा जाता है कि लैंड एरिया पे पहुंचे ट्रॉपिकल साइक्लोन शांत क्यों हो जाते हैं, खत्म क्यों होने लगते हैं, ठीक है। तो उसका ये रीजन है कि वो जहां से उनको एनर्जी मिल रही होती थी वो ब्रेक हो जाती है, क्योंकि सी के ऊपर है मॉइस्ट एयर भी होगी, वार्म भी होगी, ठीक है। वहीं से लेटेंट कंडेंसेशन और लेटेंट हीट जनरेट होगी, वो साइक्लोन को और मजबूत ताकतवर बनाने में मददगार होती है। जैसे ही लैंड सरफेस एरिया में पहुंचता है तो वो चीज ब्रेक हो जाती है और साइक्लोन शांत होने लगता है, ओके। ये चीज ध्यान रखिएगा आप। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम बात करें, जो साइक्लोन का सेंटर होगा, अगर हम इस तरीके से बात बना दें साइक्लोन, ठीक है, जो सेंटर होगा, ये सेंटर की अगर हम बात करें, ये वार्म और लो प्रेशर होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लाउड वगैरह नहीं मिलेंगे, इसकी सराउंडिंग में जरूर मिलेंगे इस तरीके से क्लाउड, यहाँ पे क्लाउड मिल जाएंगे आपको, मगर सेंटर पे नहीं मिलेंगे। और किस टाइप के क्लाउड मिलते हैं इसकी सराउंडिंग में, ये जरा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ध्यान कीजिए और मुझे बताइए कि जो सेंटर के अलावा साइड में जो एरिया होता है वहां पे किस टाइप्स के क्यूमुलोनिम्बस मिलते हैं, साइरस मिलते हैं, किस टाइप के क्लाउड्स मिलते हैं, ओके। सोचिए और बताइए कमेंट बॉक्स में। तो जो कोर है, सेंटर है, वो क्लाउडलेस होगा, वहां कोई बादल नहीं होंगे, और उसी को हम आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं, ध्यान रखिएगा, यही है आई ऑफ द स्टॉर्म, ओके। जहां पे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होंगे तो आइसोबार वहां पे आप देखेंगे क्लोजली प्लेस्ड होंगे। आइसोबार क्या होते हैं जानते हैं हम? आइसोबार वो होते हैं, वो लाइनें होती हैं जो कि उन जगहों को आपस में मिलाती हुई चलती हैं जहां पर प्रेशर
एक समान होता है, ठीक है। उन जगहों को मिलाने वाली लाइनों को हम आइसोबार कहते हैं। अर्थ में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे एक समान प्रेशर बना रहता है, तो वहां पर लाइनें जो जोड़ती हुई चली जा रही है उसको हम आइसोबार्स कहते हैं। तो इस जगह पे ट्रॉपिकल साइक्लोन के पास आइसोबार्स आपको क्लोजली प्लेस्ड मिलेंगे टू ईच अदर शोइंग हाई प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। नॉर्मली आपको इनमें क्या मिलेगा, 14 to 70 MB के आसपास प्रेशर मिलेगा और पर 100 किलोमीटर पर, ठीक है। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि 60 MB के आसपास हो पर 100 किलोमीटर, तो ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि फिक्स्ड हो, 40 to 70 भी हो सकता है और 60 के आसपास भी हो सकता है प्रेशर यहाँ पे। और जो विंड का एक्सपेंशन होता है वो कितना होगा, करीब 10 से 150 किलोमीटर के आसपास फ्रॉम द सेंटर, ठीक है जी, जी ठीक, 10 से 115 किलोमीटर के आसपास। चल ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में आज यहीं तक रखते हैं, और जो भी रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।